Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start part 3 of Unit 15, Block 5, MPCE 046, that is Applied Positive Psychology. This video is for you guys who have opted for MPCE 046. I have already made two parts. This is third part. You can check the links in the description box. So let us start with the topic. इस टॉपिक में हम स्ट्रेटजीज फोकसिंग ऑन कॉग्निटिव प्रोसेसेस, मतलब किस तरह से हमारा दिमाग सोचता है चीज़ें, उसके बेसिस पे जो हम स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं अपने दिमाग को राइट वे में चलाने के लिए, वो हम सीखने वाले हैं. फर्स्ट इज़ कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि जिस तरह से हमारा दिमाग चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, सोच रहा है, उसको हम कैसे चेंज करें. हमारा दिमाग जिस पर्टिकुलर किसी भी सिचुएशन को देखता है, अब सबके दिमाग का अलग अलग तरीका होता है किसी चीज़ के बारे में सोचने, पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोचने का, या किसी इवेंट के बारे में सोचने का. और जिस तरह से हम सोचते हैं उसी तरह से हम रिएक्ट भी करते हैं, है ना. अगर हम पॉजिटिव सोच रहे थे पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे, हम नेगेटिवली सोच रहे थे नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे. और हर एक इवेंट को हम जिस तरह से भी इंटरप्रेट करेंगे, वो डिपेंड करेगा हम किस, हमारे बिलीव्स क्या क्या हैं, हम किस तरह से बिलीफ सिस्टम हमारा क्या है. एक ये ABC मॉडल बताया है, एंटीसीडेंट्स, बिलीव्स, कंसिक्वेंसेस. अब जिस तरह से इंटरप्रेट करेंगे किसी चीज़ को, वैसे ही आपका बिलीफ होगा. आपने जिस तरह से भी कोई चीज़ पुराने इवेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन एक्यूमुलेट करके रखा है, उसी तरह से आपने अपना बिलीफ बना लिया. अब जब आपका बिलीफ बन गया, तो आप उस बिलीफ को लेते हुए ही आप रिएक्ट करेंगे, एंड इसीलिए आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी वैसे ही मिलेंगे, रिजल्ट भी आपको वैसे ही मिलेगा. तो ये ABC ट्राइंगल है. आप अच्छे से ध्यान रख लेना, अगर ABC ट्राइंगल का क्वेश्चन आया तो क्या करना है. कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में क्या इम्पॉर्टेंट है कि हम रीस्ट्रक्चर करें या मॉडिफाई करें अपने थिंकिंग पैटर्न को, हम किस तरह से सोचते हैं. एरन बैक्स जो हैं, एरन बैक, इनका 1967 में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आपने पढ़ा होगा. ये इन्होंने निकाली थी टेक्निक, जिसमें हम इरेशनल थिंकिंग पे फोकस करते हैं. हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ इरेशनल थिंकिंग है, उसको मॉडिफाई करते हैं इंडिविजुअल की. एंड मॉडिफाई करने, जैसे ही मॉडिफाई करते हैं, उसका बिहेवियर चेंज होना ऑटोमेटिक है, क्योंकि वो जिस तरह से गलत सोच रहा था, अब उसको रियलाइज़ हो गया कि वो इस तरह से गलत सोचता था, सही सोचने का तरीका ये है. तो जब उसको ये पता चल जाएगा कि सही सोचने का तरीका ये है, तो ऑब्वियसली उसके थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा, थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा तो उसके बिहेवियर में चेंज आएगा, बिहेवियर चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाएगा. या आप वैसे भी सोच सकते हो स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, स्ट्रेस नहीं लगा तो बिहेवियर में भी चेंजेस दिखाई देंगे. तो ये तो था कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, जिसमें हमने दिमाग के तरीके का उस पे वर्क किया, किस तरह से हम सोचते हैं. नेक्स्ट इज पॉजिटिव एटीट्यूड. हमारा जो एटीट्यूड है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अगर हमारा एटीट्यूड किसी चीज़ को लेकर अच्छा है, गुड है, ऑब्वियसली आप उस सिचुएशन को आराम से हैंडल कर पाओगे, आराम से डील कर पाओगे, आपको वो चैलेंजिंग सिचुएशन में भी इतना स्ट्रेस नहीं होगा. लेकिन अगर आप उसी चीज़ को नेगेटिव वे में देख रहे हैं, उसी सिचुएशन को, तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली आप रिएक्ट भी वैसे ही करोगे. इन्होंने एक एग्जांपल बताया, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है. एक ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, तो कुछ लोगों को वो आधा भरा हुआ दिखेगा और आधा खाली दिखेगा, है ना. तरह तरह के तरीके हैं देखने के लिए, और तीसरा ओपिनियन भी हो सकता है इसके बारे में, नो डाउट इन दैट. अगर आप पॉजिटिव वे में सोचते हैं किसी चीज़ को, तो आपके अंदर पॉजिटिव इमोशन आते हैं, एंड किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आप हैंडल कर पाते हो. पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में और आप ये सोच सकते हो कि आपका जो फोकस होता है वो पॉजिटिव साइड में होता है, गुड थिंग्स की तरफ होता है, रादर बैड थिंग्स की तरफ. तो निगेटिव थिंकिंग जब हो गई, निगेटिव एटीट्यूड हुआ, तो आप हर चीज़ निगेटिव ही देखेंगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में. सो इसमें अगर हम एटीट्यूड की बात करें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्टिमिज्म दिखाई देगा पॉजिटिव एटीट्यूड में, होप दिखाई देगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग दिखाई देगी, रिजिलियंस भी दिखाई देगा. ये सारी चीज़ें पॉजिटिव एटीट्यूड होने से अपने आप ही आपके अंदर आ जाती हैं. तो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है इंसान को कॉन्फिडेंट बनाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ डेवलप करता है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है, आपकी इनर स्ट्रेंथ्स को भी इंक्रीज़ करता है. मोस्टली
अगर हम लोग देखा जाए ना, ओवरऑल एक आम इंसान की बात की जाए, तो हम सब ना नेगेटिवली ट्यून्ड है। हम नेगेटिविटी बायस्ड है। क्यों? हमारा ब्रेन ऐसे ही बना है, हार्ड वायर्ड है। इसके पीछे रीज़न है सर्वाइवल। क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, तो हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत थ्रेट्स फेस किए हैं। सो उस टाइम पे हर बात का उनको थ्रेट होता था, वाइल्ड एनिमल्स का, डिजास्टर्स का, नेचुरल कैलामिटीज़ का, बहुत सारी चीज़ों का। सो इसीलिए उनका जो प्रोग्रामिंग थी, ब्रेन में जो प्रोग्रामिंग हुई थी, वो इसी तरह की हुई थी। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पैदा हुई थी कि हर तरफ नज़र रखो, कोई नेगेटिव कुछ गलत तो नहीं हो रहा, सो दैट वो टाइम पे अपने आप को बचा सके। अब ये हमारे जीन्स में आ गया और हमारे ब्रेन में हार्ड वायर्ड हो चुका है। सो इसीलिए ये गलत नहीं है कि आप अगर अपने आप को पॉइंट आउट करने लगें कि भाई मैं इतना नेगेटिव क्यों हूँ, मैं सारे टाइम नेगेटिव ही क्यों सोचती हूँ, या ये सब। सो एक्चुअली हम लोग वैसे ही हैं, सब लोग ऐसे ही हैं, आप अकेले नहीं हो, सब है। लेकिन जब वो एक्सेस में हो जाता है तो वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट शो करने लगता है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम नेगेटिविटी को लेके जिएंगे और नेगेटिव पर्सपेक्टिव में ही देखेंगे, अभी तो हम सेफ है। सो यानी कि आपको आपके ब्रेन को रियलाइज कराना होगा कि यू आर सेफ। सो उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है, अपनी अवेयरनेस को डेवलप करना पड़ता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। इज इट थ्रेटनिंग, इज इट लाइफ थ्रेटनिंग, इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट माई सर्वाइवल? ऐसे क्वेश्चन जब आप खुद से पूछ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग शांत होने लगता है, क्योंकि जब उसको हर क्वेश्चन का आंसर नो में नज़र आता है तो वो समझ आता है कि ये सर्वाइवल थ्रेट नहीं है। सो इस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड को आपको कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है ये, और इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। और यह आपको पॉजिटिव बनाता जाता है। तो जब आप किसी भी सिचुएशन में ये अप्रोच यूज़ करेंगे, सो आपको बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव सिचुएशंस भी पता चलेंगी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो आप पॉजिटिव होके ही सोच सकते हो। तो पॉजिटिव थिंकिंग हमें फ्लेक्सिबल बनाता है, हम पॉसिबिलिटीज़ को ओपनली देख पाते हैं। इसमें कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग भी आता है। अगर आप इसकी बात करें पॉजिटिव एटीट्यूड की, तो इसमें कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग जो हमने ऊपर पढ़ा था वो भी आता है। एंड जब हम पॉजिटिव एफर्मेशंस हमेशा हमेशा प्रैक्टिस करें, हम पॉजिटिव साइड्स के बारे में ही हमेशा सोचें, नेगेटिव साइड के बारे में ना सोचें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, किस विजुअलाइजिंग स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करें। विजुअलाइजिंग स्ट्रैटेजीज़ मतलब एक मेंटल पिक्चर बनाना किसी से अपनी अचीवमेंट के बारे में। एंड देन आप जब उसके बारे में मेंटल पिक्चर बना लेते हैं, जो आप चाहिए आपके गोल के बारे में, तो ऑटोमेटिकली आप वो अचीव कर लेते हो धीरे धीरे, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो उस तरफ सोचना शुरू हो जाती है कि आपको ये अचीव करना है, अब कौन सा स्टेप्स ले, अब कौन सी प्रिपरेशन करें। सो दैट इज़ वाई विजुअलाइजेशन स्ट्रैटेजी जो होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है। इसीलिए हमेशा जो भी अचीव करना चाहते हैं उसकी मेंटल पिक्चर बनाएं। ये हमें कंस्ट्रक्टिव एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग में भी हेल्प करता है जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। मेंटल पिक्चर में एक और आप देखेंगे कि जब मेंटल क्रिएशन जब हो जाता है तो आप एक्चुअली भी उसको क्रिएट कर पाते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या ट्रिप ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग तो हार्ड वायर्ड है, जैसे मैंने बताया। सो बहुत सारे हमें एफर्ट करने पड़ते हैं कुछ डिफ़ॉल्ट मोड जो हमारी थिंकिंग का है उसको चेंज करने के लिए। उसमें आपको पॉजिटिव थिंकिंग में तो एंगेज होना ही पड़ेगा, आपको पूरी प्लानिंग से जाना पड़ता है। तो आप जब भी कोई चीज़ प्लान करते हैं उसके बारे में आपको पूरा होमवर्क करके जाना पड़ता है, क्योंकि आप डरते हो कोई नई चीज़ जाने के लिए। कोई अकेले आपको बोल दे कि जाके अकेले जाना है और एक नई सी जगह पे जाना है, सो पहले तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप डर जाओगे कि मुझे ऐसे क्यों भेज रहे हैं भाई। मैं तो, और मैं क्यों क्यों जाऊँ, और मैं अकेले नहीं जाऊँगी, है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। तो उसको आप पॉजिटिव तब हो सकते हैं जब आप उस सिचुएशन को ये देखें कि इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन, और मैं अपनी प्लानिंग से जाऊंगी, अपनी सेफ्टी को देखते हुए जाऊंगी, अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्शन की कुछ टेक्निक सीख के जाऊंगी। एंड मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट स्टैब्लिश कर लेती हूँ वहाँ पे कि अगर दिक्कत आएगी तो मुझे कहाँ कहाँ एक्शन करना है, क्या क्या करना है, किसको रीच आउट करना है, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर रख लूँगी। सो ये प्लानिंग जो है वो आपको फिर स्ट्रेस फ्री करने लगेगा। तो वही कह रहे हैं कि जब आप कहीं जा कुछ प्लान करते हो तो आपका दिमाग हार्ड वायर्ड है, उसको नेगेटिव वे में पहले पकड़ता है। सो अब उसको उसके बारे में आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रेस मैनेज होने लगता है एंड इफेक्टिवली आप उस सिचुएशन को हैंडल कर पाते हो।
नाउ एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड एक और टेक्निक है जिससे आपका स्ट्रेस आप कोप कर सकते हैं, वो है ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का क्या मतलब होता है? हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहना, ग्रेटफुल रहना, जो भी आपकी लाइफ में है चीज़ें उसके लिए। सो इसमें आप अप्रिशिएट करते हैं किसी भी चीज़ को। तो जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड फॉस्टर करते हैं तो वो ऑब्वियसली आपकी नेगेटिव थिंग से अटेंशन हटा देता है आपकी लाइफ के, है ना? वैसे ही हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में कुछ फेस्टिवल्स और रिचुअल्स होते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, पूजा पाठ जो करते हैं, भगवान जी को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, तो वो क्या है? वो ग्रेटिट्यूड ही तो है जो हम कर रहे होते हैं। सो जो ग्रेटिट्यूड होता है वो हमें अच्छा फील करवाता है, पॉजिटिव इमोशंस हमारे अंदर डालता है, हमारी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग अच्छी हो जाती है, फिजिकल हेल्थ अच्छी हो जाती है। जब भी हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो हमारे अंदर से डोपामिन एंड सेरोटोनिन नाम के केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये जो ये अच्छे पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। ये हमारी थिंकिंग और पर्सपेक्टिव को वाइडन करते हैं, मतलब हम ज़्यादा ओपन माइंडेड सोचने लगते हैं, हमारी रिजिलियंस बढ़ जाती है ग्रेटिट्यूड से। जब हम इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप एक लेटर लिख के भेज सकते हो जिसके लिए भी आप थैंकफुल हो, उसको आप मेल कर सकते हो, मुझे भी भेज सकते हो अगर इफ़ यू फील ग्रेटिट्यूड फॉर मी। सो आप मुझे एक लेटर भी लिख के भेज सकते हैं, और या फिर आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के। सो जो ग्रेटिट्यूड है आप उन लोगों के पास पहुंच के भी कर सकते हैं, आप उनसे मिल के भी कर सकते हो, आप उनके लिए गिफ्ट लेके जा सकते हो, उनको ग्रेटफुलनेस शो कर सकते हो, है ना? तो आप जिन्होंने भी आपको कहीं सपोर्ट किया है, एंड देन अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करके भी कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं करना तो काउंट करके ब्लेसिंग्स को काउंट कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में कितनी सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं। मैं बताऊँ, आप लोगों को तो फिर भी मेरे वीडियोस मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, मैं जब पढ़ रही थी तब मुझे कोई सपोर्ट नहीं था कहीं से भी, मैंने सेल्फ स्टडी की है। सो ये भी एक ग्रेटिट्यूड की बात है, तो ये गुड थिंग है आपकी लाइफ की, आप उसके लिए थैंकफुल हो सकते हो। जर्नल राइटिंग कर सकते हो डेली, एक आज पूरे दिन में क्या अच्छी चीज़ हुई उसको आप लिख सकते हो। अच्छी चीज़ तो मैं रोज़ ही दे रही हूँ ना आपको, 3-3 4-4 वीडियोस बना बना के, तो आजकल तो आप रोज़ ही ग्रेटिट्यूड कर सकते हो उस चीज़ का अपनी डेली एक्टिविटी में, कि हाँ ये अच्छी चीज़ हुई, कि मुझे ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है ना। नाउ ग्रेटिट्यूड में 3 कैटेगराइज कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड राइटिंग जब आप करते हैं। ग्रेटिट्यूड फॉर योर सेल्फ, आप उसमें अपनी स्ट्रेंथ्स लिख सकते हैं, आपकी आप में गुड क्या है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड ग्रेटिट्यूड फॉर अदर्स, मतलब जो भी बाकी लोग हैं जिन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा किया, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, कोई सिग्निफिकेंट लोग, आपके लेक्चरर्स, आपके कोलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, जिसने कभी भी आपकी कुछ भी अच्छा किया है, उनके उनके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। उनको थैंक्स बोलने के लिए आप उनको गिफ्ट भी दे सकते हो जाके, उनको कुछ और किसी और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो ग्रेटिट्यूड, उनके लिए कुछ फेवरेट खाने की चीज़ उनके लिए लेके जा सकते हो। ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग भी हो सकता है। एवरीथिंग मतलब कि आपकी लाइफ इतनी प्रीशियस है, आप नेचर को एडमायर कर सकते हो, उसको थैंक्स कर सकते हो, यूनिवर्स को थैंक्स कर सकते हो, है ना? तो अपना ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के बहुत तरीके हैं। नाउ नेक्स्ट इज कोपिंग स्ट्रेटजीज। कोपिंग स्ट्रेटजीज भी एक इसके बारे में हमें बात करेंगे हम। इसमें हमें बताया है कि हम लोग ना जब भी नेगेटिव स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, सो ऑब्वियस सी बात है कि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो भी उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा उसको डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, एंड इसी को ही हम कोपिंग के नाम से जानते हैं, है ना? जो हमारे साथ कुछ भी चीज़ हुआ होता है, हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, अपने पूरे हाथ पैर मारते हैं, और दैट इज़ कॉल्ड कोपिंग। जैसे कोई बीमार हो गया या किसी की सर्जरी हुई है, तो वो उससे कोप करता है। कैसे करता है? उसकी अच्छी डाइट लेता है, प्रॉपर रेस्ट करता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ कोपिंग। सो ये जो तरह तरह की कोपिंग होती है अब, जैसे एक एडेप्टिव कोपिंग होती है जो हमें हमारा स्ट्रेस रिड्यूस करती है, और एक होती है माल एडेप्टिव कोपिंग जो हमारी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ पे निगेटिव इम्पैक्ट डालती है। जैसे कि माल एडेप्टिव कोपिंग में क्या आ गया? अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ड्रग एब्यूज़। तो ये सारी चीज़ें जो इंसान सोचता है कि चलो थोड़ी देर के लिए तो राहत मिलेगी, थोड़ी देर के लिए तो, और ऐसे करके उसकी ये और गंदी हैबिट हैबिट आ जाती है, गैम्बलिंग। ये सारी चीज़ें माल एडेप्टिव कोपिंग है।
सो तरह तरह की जो कोपिंग, जो पॉजिटिव कोपिंग या एडेप्टिव कोपिंग की बात करें तो उसमें एक है प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। ये ऑलरेडी हम कोपिंग के ऊपर पढ़ चुके हैं बहुत सारा, उसी को इन्होंने रिवाइज कराया है यहाँ पे। जब हमारे पास प्रॉब्लम है और हम उसको रिमूव करना चाहते हैं बाय फाइंडिंग दी सोल्यूशन। जैसे कि अगर आपको ठंड लग रही है तो आप क्या करेंगे, रूम हीटर जलाएंगे। तो आपने क्या किया, आपकी प्रॉब्लम थी ठंड लगना, आपने उसको खत्म कैसे किया, आपने रूम हीटर ऑन कर लिया, या आप धूप में चले गए, धूप नहीं है तो रूम हीटर, या आपने ब्लैंकेट ओढ़ लिया। तो अपने पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या-क्या हैं वो आपने लिस्ट डाउन किया, एंड जो बेस्ट पॉसिबल था उस सिचुएशन में आपने वो इम्प्लीमेंट किया। तो ये प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग हो गई। नेक्स्ट इज़ इमोशन फोकस्ड कोपिंग। इमोशन फोकस्ड मतलब आपकी कोई कहीं पे आपके इमोशंस इन्वॉल्व्ड हैं और वहाँ आप हर्ट हो चुके हो। जैसे कि सपोज़ आपके किसी फ्रेंड ने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको हर्ट कर गया। सो अब आप क्या करोगे, आप उससे लड़ोगे जाके? नहीं, लड़ने से तो और इमोशंस खराब होते जाएँगे। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को बिज़ी रख लेंगे जिससे आपको अच्छा लगता है करने में। मे बी पेंटिंग, मे बी क्राफ्ट, मे बी डांस, कुछ भी ऐसी चीज़ जो जिससे आपको खुशी मिलती है, जिसमें आप फ्लो की फीलिंग महसूस करते हैं। ऐसा करने से आप अपने इमोशंस को कोप कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड कोपिंग। एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड कोपिंग मतलब जब आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि आपके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बट हमें फेस करना पड़ जाता है, एंड वो हमें बहुत स्ट्रेस देती है। जैसे कुछ लॉस हो जाना, बिजनेस में कुछ बड़ा लॉस हो गया, या कुछ डैमेज हो गया। जैसे यहाँ पे साइक्लोन का एग्जांपल दिया है कि साइक्लोन की वजह से प्रॉपर्टी डैमेज हो गई। तो अब आपको दुख तो हुआ है, लेकिन अब आप ये तो नहीं करेंगे ना कि बैठ के रो रहे हैं, तो रोने से क्या बिल्डिंग दोबारा खड़ी हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको उसके बारे में, उससे कोप करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इस सिचुएशन से में क्या-क्या कर पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, मैं क्या करूँ? कैसे कोप करूँ? सो ये एक और तरीका है कि आप पहले एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सुध ले वाली बात। नेक्स्ट इज़ इंडिविजुअल। इसमें थोड़ा-सा और बताया है कि अगेन जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, सब अपने-अपने अलग-अलग टाइप के होते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने कोप कर लिया तो आप भी कोप कर जाएँगे, है ना? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट वे में स्ट्रेस सिचुएशन को हैंडल करता है। सो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहला पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, दूसरा जेंडर, तीसरा उसका टॉलरेंस लेवल कितना है। कई लोग जो बिल्कुल फूलों में पले-बड़े हैं, उनको तो है ना छोटा-सा भी कुछ हो जाए तो उनको रोना आ जाता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और जो लोग बड़े वैसे बॉन्ड टाइप के होते हैं, जो हमेशा सारे टाइम ही कुछ ना कुछ चैलेंजेस लेते रहते हैं अपनी लाइफ में, और चैलेंजेस को एन्जॉय करते हैं, उनको तो प्रॉब्लम्स कुछ लगती ही नहीं है। वो आराम से टॉलरेट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी टॉलरेंस लेवल अच्छा होता है ना? वो बढ़ा लेते हैं अपना धीरे-धीरे एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होके। सो उससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, सेल्फ एफिकेसी भी बढ़ती है। ऐसे ही साइकोलॉजिकल हार्डीनेस भी इसी से ही रिलेटेड है कि आप साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग हो जाते हो व्हेन यू कीप ऑन फेसिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस मल्टीपल टाइम्स। और आपका स्टाइल ऑफ एट्रीब्यूशन एंड लर्नड हेल्पलेसनेस, ये वाली चीज़ें भी मैटर करती हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेटजीज फोकसिंग ऑन अफेक्टिव प्रोसेसेस। अफेक्टिव मतलब जिस तरह से आपके इमोशंस हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है, आप किस तरह से अपने इमोशंस को हैंडल करते हैं, उसकी कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो पहले तो इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में ही बताया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। ये भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बट देन जब कोई इंसान अपने इमोशन के बारे में अवेयर होता है और दूसरों के इमोशन के बारे में भी अवेयर होता है, जो चीज़ आपको बुरी लगती है वो मुझे भी तो बुरी लग सकती है। सो एक एग्जांपल ही दे देती हूँ। उनका कुछ कुछ जैसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ भी कमेंट कर देते हैं डाल के, बिना सोचे कि अगर वो मेरी जगह होते तो उनको कैसा लगता। सो वैसे उसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो जो दूसरे के इमोशंस को नहीं समझ पाता, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस पुअर होती है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है अपने इमोशन के बारे में अवेयर होना, एंड दूसरे के इमोशन के बारे में भी अवेयर होना, एंड उन इमोशंस को स्ट्रेस में कैसे मैनेज करना, वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है। कि सपोज़ किसी ने मुझे कुछ कहा और मुझे बुरा लग गया, सो या तो मैं उसको रिएक्ट कर जाऊँगी और उसको भी उतना ही हर्ट कर दूँगी, या मैं ये करूँगी कि मैं कंप्लीटली अवॉइड करूँगी डिस्कशन, है ना? या मैं उसका कमेंट ही रिमूव कर दूँगी कि ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी, मेरा इंटरेक्शन बाबर उस थॉट से होगा नहीं, उस स्टेटमेंट से होगा नहीं, एंड सब ठीक। है ना? सो तरह-तरह के तरीके होते हैं, एंड आपको जिस तरह से अपने इमोशंस हैंडल करने हैं, अच्छे से आप मैनेज कर पाते हो, तो वो इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल माने जाते हैं। सो ये होता है अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस, जहाँ पे आप इमोशंस के बारे में जानते हैं और आप जानते हैं कि कैसे
इमोशनल इंटेलिजेंस हमें हेल्प करती है हमारी थिंकिंग को और हमारे बिहेवियर को चेंज करने में। हमारा एडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस में ये सारी चीज़ें आती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में इंटीग्रेशन है हमारी थिंकिंग एंड हमारे इमोशन का। सो जब भी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में लिखें तो ये ज़रूर लिखना, इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ थिंकिंग एंड इमोशंस। इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 कंपोनेंट थे जो गोलमैन ने दिए थे, इफ़ यू रिमेंबर। दैट वाज सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में अवेयर होना, एम्पैथी, दूसरों के लिए एम्पैथी, सेल्फ रेगुलेशन, अपने इमोशंस को हैंडल करना, मोटिवेशन, हमेशा कुछ परस्यू करने के लिए मोटिवेटेड रहना, एंड सोशल स्किल्स, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है उसके लिए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली इन्वॉल्व करता है अवेयरनेस इमोशन का, वन सेल्फ एंड अदर्स, एंड उनको मैनेज करना। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन एक और टेक्निक है। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन में हम क्या करते हैं, ये इमोशन के ऊपर ही बात हो रही है तो आपको ध्यान रखना है कि जब अफेक्टिव प्रोसेसेस कौन से हैं जो जिस पे हम फोकस कर सकते हैं। सो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन में हम क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं अपने फ्यूचर आउटकम्स को। कि जो भी आपको चाहिए है, मतलब आप जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये होना चाहिए, तो आप उसको पहले इमेजिन करो और फिर उसके बाद रियल में करो, उसको अचीव करो। तो लेकिन ये 2 स्टेप का प्रोसेस नहीं है, इसमें मल्टीपल छोटे-छोटे प्रोसेसेस आते हैं जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से करते हैं। जैसे इन्होंने ये वाली जो विजुअलाइजेशन की, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन की टेक्निक है ना, ये स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के साथ ऑटोमेटिकली, जो स्पोर्ट साइकोलॉजी है उसमें ये यूज़ की जाती है। स्पोर्ट्समैन को सिखाया जाता है कि कैसे उनको परफॉर्म करना है, कैसे उनकी स्किल्स डेवलप करें होंगी जब तक कि वो विजुअलाइज नहीं करते हैं चीज़ों को। सो अब ये बाकी फील्ड्स में भी यूटिलाइज होती है, वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं होती, बट स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ब्रेन की अपनी है ना, सारे सबके ब्रेन की एबिलिटी होती है किसी चीज़ को विजुअलाइज करने की, फ्यूचर को विजुअलाइज करने की, और एक मेंटल पाथवे बनाने की कि कैसे हम उस तक पहुंच सकते हैं जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में। सो दैट हम अपनी पोटेंशियल बढ़ा सकें। जब तक हम इमेजिन नहीं करेंगे उस सिचुएशन को, हम उस पर वर्क नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई ऐसा होता है। सो ये कोई भी चीज़ जो होती है हमारे दिमाग से 2 बार क्रिएट होती है हमारे दिमाग में। पहली बार जब वो क्रिएट होती है तो मेंटल पिक्चर होती है जो भी हम चाहते हैं, एंड दूसरा रियलिटी में हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वैसे। सो 2 तरीके से होती है। सो हमारे थॉट्स के बाद हमारा एक्चुअल बिहेवियर होता है। सो 2 टाइप के विजुअलाइजेशंस बताए हैं, एक है आउटकम विजुअलाइजेशन और एक है प्रोसेस विजुअलाइजेशन। आउटकम विजुअलाइजेशन सिर्फ एंड गोल पे फोकस करता है, और प्रोसेस विजुअलाइजेशन पूरा जो प्रोसेस चलेगा उस गोल तक पहुंचने का, जो पाथवे है उसको विजुअलाइज करता है। तो 2 तरह के विजुअलाइजेशन होते हैं, और जब हम इन दोनों में एंगेज होते हैं, आउटकम विजुअलाइजेशन एंड प्रोसेस विजुअलाइजेशन, तभी हमें इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। विजुअलाइजेशन के बारे में इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं इस पैराग्राफ में, जैसे कि ये विजुअलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ थिंकिंग एंड प्लानिंग ही नहीं होता सफिशिएंट, हमें बहुत सारी इमेजिनेशंस करनी होती हैं जो भी अपने सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करते हुए, एंड उसके बाद फिर हमारे कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव प्रोसेसेस रिलेट करने पड़ते हैं डिज़ायर्ड गोल की तरफ। मतलब हमें थॉट्स एंड इमोशंस उसमें लगाने पड़ते हैं। जब तक आप किसी चीज़ से इमोशनली एंड थॉटफुली अटैच नहीं होते, वो आपका गोल नहीं होता है। आपके बहुत सारे इमोशंस लगे होते हैं कुछ अचीव करने के लिए। सो जब आप रिपीटेडली इसको विजुअलाइज करते हो, सो आप उसकी माइन्यूट डिटेल्स पे भी जाते हो। सपोज आपको मिस इंडिया का क्राउन जीतना है, तो आप क्या करेंगे, आप एवरी डे उसको इमेजिन करोगे और सोचोगे कि आपको और क्या प्रिपरेशन करनी है। आप उस क्राउन के साथ अपने आप को देखोगे और ये भी देखोगे कि वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे किस किस चीज़ की तैयारी करनी है, एंड आपके सारे सेंसेस उसमें इन्वॉल्व होंगे। आप ए टू जेड हर चीज़ पे काम करेंगे। आपका ब्रेन जो होगा वो सिग्नल्स कैप्चर करेगा आपके सेंसेस का, आपको मोटिवेट करेगा, आपको एंगेज करेगा आपका दिमाग कि भाई कहाँ कहाँ अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। आप गोल डायरेक्टेड थिंकिंग रखेंगे। आप इवन ऑल गोल क्या है, क्राउन सपोज। सो आपकी और भी डाइवर्जेंट थिंकिंग भी होगी इसके अलावा कि अगर और क्या ऑप्शंस है, और जीतने के बाद आप क्या करेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हैं, एंड कितना आपको कॉम्पिटिटिव या एफिशिएंट होना पड़ेगा कि आप जीत के ही आएँ। तो इफ़ेक्टिव विजुअलाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सेल्फ अवेयर होना, नोइंग
आवर स्ट्रेंथ, हमारी स्ट्रेंथ क्या है वो पता होना, हमारे बिलीव्स क्या हैं, हमारी वैल्यूज़ क्या है, एंड फिर जाके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इस डायग्राम में भी इन्होंने ये बताया है, अगर मैं थोड़ा सा छोटा करूँ सो दैट ये स्क्रीन में पूरा आ सके। हाँ, अगर आप इसको देखें तो ये देखिए, ये साइक्लिक प्रोसेस है, एक के पीछे एक ये चीज़ें चलती हैं। सपोज़ पिक्चर एंड डिस्क्राइब योर गोल यूजिंग ऑल सेंसेस, अपने पूरे सेंसेस को यूज़ करते हुए अपनी लाइफ का एक गोल सेट करो। जब आपने ये गोल सेट कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप आप ब्रिंग इमोशंस रिलेटेड टू योर गोल, आपके गोल से रिलेटेड जो भी आपके इमोशंस है उसको आप उसके साथ लेके आओ, अपने गोल से अटैच करो। नाउ ब्रिंग नॉलेज बेस रिलेटेड टू योर गोल, अब आप जो भी अपने गोल के बारे में अभी तक जाने हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, उसको अपने दिमाग में लेके आओ। नाउ टेक स्टेप्स टुवर्ड्स योर गोल, अब एक वन बाय वन स्टेप्स लेना शुरू करो। यूज़ इंडेक्स और कार्ड्स विजन बोर्ड टू विजुअलाइज गोल्स डेली, रोज़ के रोज़ अपने गोल्स को देखो। स्टेप्स तो आप उठा ही रहे हो, लेकिन अपने गोल को देखो। नेक्स्ट इज अगेन पिक्चर एंड डिस्क्राइब योर गोल यूजिंग ऑल सेंसेस, ये कंप्लीट साइकिल है जिसको आप कर सकते हैं। ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस के स्टेप्स बताए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट टुडेज़ वीडियो, जहां हमने अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव दोनों मेथड्स पढ़े। हमने जो कॉग्निटिव था उसमें हमने क्या क्या किया, हमने बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी, जैसे कि यहाँ से अगर शुरू करें तो ये कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग का हमने पढ़ा, फिर हमने पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में पढ़ा, फिर हमने ग्रेटिट्यूड के बारे में पढ़ा, फिर हमने कोपिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ा, उसके बाद फिर हमने अफेक्टिव प्रोसेसेस में इमोशनल इंटेलिजेंस एंड पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के बारे में पढ़ा। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगेगा। सो कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, and do not forget to subscribe and share my videos with rest of the students. Take care, bye bye.